याद तो कल में धड़के एपिसोड 6। यार हमने हानि को यकीन दिलाया था कि उसे वो कभी भी हॉस्टल नहीं जाने देगा, इसलिए वो रिलैक्स होकर पेपर्स की तैयारी करे, जिसकी वजह से वो मुतमईन हो गई थी। यार हमने इरादा कर लिया था कि वह ज़रूर बाबा से बात करेगा। रात को उसका इरादा बाबा से बात करने था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी इस बात का यकीन था कि उसके बाबा अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेंगे। मुस्तफ़ा आपकी चाय। वो भी ऑफिस से वापस आया था और उसके साथ ही उसे चाय चाहिए होती थी, वो भी नैन के हाथ की। इसलिए वो उसके आने के बाद चाय बनाकर उसके कमरे में ले आई थी। रख दो वहीं और यहाँ आओ मेरे पास। वो बेड पर लेटा हुआ था। उसको अपने पास बुलाया, जो कुछ मुरझाई सी लग रही थी। वो जानता था वो हानि की वजह से अपसेट है, इसलिए सुबह से इतनी चुप थी। करीब आने पर उसने उसे भी सीने पर लिटाया। वो भी चुपचाप उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई। नैन, जानती हो ना, तुम्हारा मुस्तफ़ा तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता। फिर भी यूँ उदास हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस में भी तुम्हारा ही ख्याल रहा। सुबह तुमने मुझे गुड बाय किस भी नहीं दी थी, इसलिए सारा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा। उसके बालों से ढके सर को शिद्दत से चूमते बोला। सॉरी मुस्तफ़ा, बस हानि की वजह से डिस्टर्ब थी, इसलिए आपको इग्नोर कर गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। उसके सीने पर अपने लब रखते बोली। सॉरी की कोई बात नहीं है नैन, हानि की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। तुम टेंशन ना लो, बाबा बात करेंगे चाचू से, कहीं नहीं जाएगी हमारी हानि। डोंट वरी, हम सब हैं ना, उसे कहीं नहीं जाने देंगे। और अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं नैन, मुझे तकलीफ़ होती है मेरी जान। उसका सर ऊपर उठाते उसकी आंखें चूमते बोला। आप मेरे साथ हैं तो क्यों रोंगी। चले फ्रेश हो जाएं, चेंज भी नहीं किया आपने और चाय भी ठंडी हो गई है, मैं और बना देती हूँ। उसके ऊपर से उठते बोली। फ्रेश तो तुम्हें देखते ही हो जाता हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है फिर से किचन में जाने की, मैं यही चाय पीऊँगा, जाओ ले आओ। जबकि नैन मुस्कुराते ही वही चाय उसके लिए ले आई। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी साथ बिठा लिया। 2 घूंटों में चाय ख़त्म करके अब उसका निशाना नैन के लब थे। नो मुस्तफ़ा, नैन उसका इरादा समझते बोली, जबकि वो बिना उसकी बात पर ध्यान दिए उसके लब खामोश करवा चुका था। वो अपने ध्यान में बैठी उस दिन यूनी में हुए फंक्शन की तस्वीरें देख रही थी, जब अचानक से पीछे से किसी ने उससे मोबाइल छीन लिया। परी ने गुस्से से मोबाइल छीनने वाले को कुछ कहना चाहा, जब सामने शहरयार को देखकर उसकी ज़बान फ़ौरन से पहले बंद हुई। जबकि शहरयार अब मज़े से उसके मोबाइल पर उसकी तस्वीरें देख रहा था। शहरयार, मेरा मोबाइल। वो बेचारी उसके अचानक हमले से बौखला गई थी, जबकि उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर उसे अलग से टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके मोबाइल में शहरयार की भी पिक्स थी जो वो उससे छुप कर लेती थी। अगर वो सारी तस्वीरें शहरयार देख लेता तो वो बेचारी शर्मिंदा हो जाती, लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। यानी यही कुछ परी के साथ में होने वाला था। वाओ यार, तुम्हारी पिक्स तो बहुत प्यारी है, मुझे सेंड क्यों नहीं की। और ये सारी पिक्स। शहरयार की ज़बान को फ़ौरन ब्रेक लगा जब परी की तस्वीरों के बाद इसकी अपनी तस्वीरें आईं, और सिर्फ 1-2 नहीं, पूरी गैलरी उसी की पिक से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर पहले हैरानगी और फिर एक जानदार मुस्कुराहट आई, जबकि परी आंखें मीच कर खड़ी उसके रिएक्शन का वेट कर रही थी। जब कितनी देर के बाद भी कोई आवाज़ ना आई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो सामने वो पैंट की जेबों में हाथ डाले संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। उसे यूँ देखकर वो डर गई थी। देखिए शहरयार, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, मैंने नहीं बनाई, खुद बन गई। वो खौफ से उल्टा सीधा बोल गई। खुद से कैसे बन गई परी,
तुम्हारा मोबाइल इतना एडवांस कैसे हो गया जो खुद ब खुद तस्वीरें बनाता है और मुझसे पूछे बगैर तुमने मेरी तस्वीरें ली? पूछ सकता हूँ क्यों? थोड़ा सख्त लहजे में बोला तो परी के आंसू जब वो मुश्किल उसने रोके हुए थे फिसल कर गालों पे आ गए। सॉरी, मैं डिलीट कर दूँगी। जबकि उसके आंसू देखकर वो फ़ौरन उसके पास आया। परी यार, मैं मजाक कर रहा था मेरी जान, रो क्यों रही हो? तुम्हारी तो हक है मेरी सब चीज़ों पर। ये तस्वीरें तो क्या, पूरे के पूरे शहर पर तुम्हारा हक है मेरी जान। उसे पकड़कर सीने से लगाते बोला। मेरी पठानी इतनी डरपोक है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसका सर चूमते बोला। ऐसे कौन मजाक करता है? मैं डर गई थी। मुझे लगा आपको मेरा तस्वीरें लेना पसंद नहीं आया और आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। वो सुसु करते बोली तो शहरयार मुस्कुरा दिया। मुझे अपनी पठानी पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है और मुझे क्यों बुरा लगेगा तुम्हारा तस्वीरें लेना। बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इतना ही तुम भी मुझसे करती हो। और आइंदा यूँ छुप कर तस्वीरें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दिल चाहे मेरे पास आ जाना, मिलकर बनाएंगे। चलो रोना बंद करो अब। वो उसे खुद से अलग करते उसके आंसू साफ करते बोला। उसके चेहरे को देखकर इसने भी सख्ता झुक कर उसके गाल चूमे। मेरा गुलाब, उसे एक नया नाम देते मुझे चेहरा छुपाने पर मजबूर कर गया था। मामा बाबा, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो रात को उनके कमरे में आया। जी मेरी जान, क्या बात करनी है? आफ्ताब और बतूल दोनों उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। मैं शादी करना चाहता हूँ मामा। वो सर झुकाए बोला तो वो दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुरा दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर मेरा ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है। फ़िक्र मत करो, मैं खुद अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी। बतूल बेगम उसका सर चूमते बोली। मामा, मुझे परिहान से शादी करनी है। मुझे वो बहुत पसंद है। अब बड़े पापा और बड़ी मामा से बात करें ना प्लीज़। वो बेताबी से बोला तो वो दोनों हैरान हुए, लेकिन परी का सुनते दोनों बहुत खुश भी हुए। वाकई में तुम्हें परी चाहिए? मतलब वो तुमसे बहुत छोटी है और अभी पढ़ रही है, और परी की मर्ज़ी भी तो होनी चाहिए ना बेटा। बाबा, वो मुझसे सिर्फ 5 साल छोटी है। मामा भी तो आपसे 8 साल छोटी हैं। दूसरी बात, मैं कौन सा उसे पढ़ने से रोक रहा हूँ? वो जब तक चाहे पढ़ सकती है। शादी के बाद उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और रही मर्ज़ी की बात तो वो मान जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। वो बड़े पापा की कोई बात नहीं टालती। प्लीज़ ना आप लोग बात करें, मुझे जल्दी शादी करनी है। वो उसके पास हर सवाल का जवाब था। ठीक है मेरी जान, लेकिन शादी की इतनी जल्दी क्यों? मामा, 1 महीने के बाद मुझे बिज़नेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है। वहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाबा भी जानते हैं ये बात, इसलिए मैं चाह रहा था कि परी भी मेरे साथ चले। फिक्र मत करो, हम सुबह ही भाई और भाभी से बात करेंगे। आफ्ताब खान बोले। थैंक्स बाबा मामा। वो अपने दिल की बात सुनकर फ़ौरन ही फैसला कर चुका था। अब वो अपनी परी से दूर नहीं रह सकता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो नरगिस बेगम को दवाई देते बाहर आई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही अज़मीर और उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। अज़मीर ने सलाम किया तो वो सलाम का जवाब देते साइड पर हुई। उनकी अचानक आमद से हैरान हुई थी। रू बेटा, हम आपकी अम्मी की इयादत के लिए आए हैं। नजमा बेगम ने अपने आने का बताया तो वो रिलैक्स हो गई। वो सबको लाउंज में बिठाकर खुद नरगिस बेगम को बुलाने अंदर गईं। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आईं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नजमा ने नरगिस को गले लगाते उनकी तबीयत पूछी। वालेकुम अस्सलाम, अब तो बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। जबकि रूह चाय पानी का इंतज़ाम करने किचन में चली गई, जबकि बाकी सब बातों में बाहर मसरूफ़ थे। दाहिर भी उठकर किचन में आ गई थी। अरे दाहिर, आप यहाँ क्यों आ गई? बहुत गर्मी है। आप बाहर बैठे, मैं चाय ला रही हूँ। दाहिर को किचन में देखकर वो बोली। नहीं आपी, बाहर मैं बोर हो रही थी इसलिए आपके पास आ गई। लेकिन माजरत, मुझे नूडल्स के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता, वरना आपकी हेल्प ज़रूर करती। अरे नहीं, आप बस बैठे, काम बस हो गया। वो धीमी सी मुस्कुराती हुए बोली।
थोड़ी देर में वो दोनों किचन से बाहर आईं। वो दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रही थी और ये मुस्कुराहट अज़मीर ने दिल में बसाई थी। आज कितने अरसे बाद उसे मुस्कुराते हुए देखा था। रूह के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट अगले लम्हे सिमट गई जब नजमा और सईद साहब की बात सुनी। हमें रूह बहुत पसंद है बहन जी, और हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उम्मीद है आप ना नहीं करेंगी। रूह ने अज़मीर को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो चाय वहाँ रखती अपने कमरे में चली गई थी। अज़मीर जानता था इसलिए ख़ुद को तैयार करके आया था। भाई साहब, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कौन होगा, लेकिन रूह की मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। आंटी रूह कभी नहीं मानेगी, अज़मीर बोला तो वो हैरान हुई। बेटा जब आप जानते हैं तो फिर रिश्ता क्यों लाए? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से पसंद करते हैं। रूह के बाबा के मरने के बाद वो बदल गई, ये आप भी जानते हैं। लोगों की बातें, उनके तल्ख़ रवैयों ने उसके अंदर भी सख्ती भर दी है। वो ख़ुद को मेरे काबिल नहीं समझती, लेकिन मेरे काबिल सिर्फ आपकी बेटी ही है, और यही बात उसे समझाने के लिए मुझे उससे बात करनी है, अगर आप इजाज़त दे तो। वो सारी बात बताते बोला, मुझे आप पर पूरा यकीन है बेटा, आप बात करके देख लो, जो उसकी मर्ज़ी होगी वही होगा। उसे इजाज़त देते बोली तो सारे लाता उठकर उसके पीछे गया। वो उसकी सोच के मुताबिक बेड पर बैठी रो रही थी। वो उसके सामने दीवार से टेक लगा कर खड़ा था। अभी मरा तो नहीं हूँ जो यूँ बैठ कर रो रही हो। अज़मीर की बात सुनकर उसने शिकवा किनार नज़रों से उसे देखा था। आप आखिर क्या चाहते हैं सर? वो झिंझलाए बोली। तुम्हें? यक लफ्ज़ी जवाब। ऐसा नहीं हो सकता सर। क्यों? ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं? आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? जोड़ बनाने वाले हम कौन होते हैं रूह? हमारा जोड़ हमारा रब पहले ही बना चुका है। ये फजूल सोचे दिमाग से निकाल दो और हमारी शादी पर तवज्जो दो। वो अब चलते हुए उसके पास बेड पर आ बैठा। जब रिश्ता ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी? वो तल्खी से बोली तो अज़मीर के जबड़े तन गए। तो फिर ठीक है, कल जब तुम्हें मेरे मरने की खबर मिले तो समझ जाना एक आशिक अपने महबूब के इनकार की वजह से ज़्यादा जी नहीं पाया। और ये बात हमेशा याद रखना, मेरी मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो तो उसके मरने की बात सुनकर ही आधी मर गई थी। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते सर, वो हकलाते बोली। मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा रूह, तुम्हें सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। शायद मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। लोगों की बातें तुम्हारे लिए बहुत अहम हो गई हैं, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। लोगों के डर से तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इससे पहले कि वो बाहर जाता, उसके कानों में रूह की आवाज़ गूंजी जो रिश्ते की रजामंदी दे रही थी। कोई तो ज़बरदस्ती नहीं है रूह, जब तक तुम दिली तौर पर राज़ी नहीं होगी ये रिश्ता नहीं होगा। मैं तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहता। नहीं सर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आइंदा अपने मरने की बात दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उंगली उठाते उसे वार्न करते बोली तो अज़मीर को इसमें पुरानी रूह की झलक दिखाई दी। बिना देरी किए वो उससे वापस आते आते सीने में भीग चुका था। थैंक यू सो मच रूह, तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, तुम्हें अपनी जान से भी बढ़कर प्यार दूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, मेरा इश्क हो, मेरा सब कुछ हो। आई लव यू। उसे सीने में शिद्दत से भींचे उसका सर बार बार चूम रहा था, जबकि वो भी उसके सीने से लगी पुरसकून होकर मुस्कुरा दी। मुझे जवाब चाहिए रूह, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ? हम कई सालों से साथ हैं मीर सर, क्या मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है? जबकि उसके छुपे इकरार को महसूस करके वो सरशार हुआ। सर, मैं सिर्फ तुम्हारा ऑफिस में हूँ। वैसे तुम मुझे सिर्फ मीर कहोगी, बल्कि ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पर रहो और शादी की तैयारियां करो। उसे अभी तक सीने से लगाए खड़ा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑफिस ज़रूर आऊँगी और आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे मीर। और शादी के बाद भी मैं आपके साथ ऑफिस जाया करूँगी।
उसके सीने पर अपनी थोड़ी रखते उसकी आंखों में देखते बोली। तो मीर ने झुककर उसकी पतली नाक चूम ली, जिससे वो सुर्ख होते पीछे हट गई। बाहर चलते हैं, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। वो सोचते लिए बाहर निकल गई। जब वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया, जहाँ सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। इन दोनों के चेहरों पर छाई ये मुस्कुराहट उन सबको खुशी दे गई थी।